हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नेक्स्ट इनके जो एटॉमिक नंबर हैं उन्हें लर्न करने का एक जो मैजिक नंबर आते हैं वो मैजिक नंबर है 8, 18, 18 एंड 32। जो बोरोन का एटॉमिक नंबर है उसमें अगर 8 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट में 18 ऐड कर दोगे तो गैलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें फिर से 18 ऐड कर दोगे तो इंडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इंडियम के एटॉमिक नंबर में 32 ऐड कर दोगे तो थैलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2 NP1। जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं तो जो शेल है वो इंक्रीज़ होते हैं। फर्स्ट के लिए 2s2p, फिर एल्युमिनियम के लिए 3s3p, गैलियम के लिए 4s4p, इंडियम के लिए 5s5p, थैलियम के लिए 6s और 6p। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एटॉमिक रेडियस। इसका रेडियस कैसे वेरी करता है। एज यू ऑल नो कि जब हम मतलब अलॉन्ग विद द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। जब हम ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं तो शेल तो कांस्टेंट रहते हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और साइज़ हमारा श्रिंक हो जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 2। अगर हम ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 के लिए ये एक डाटा है, ये है 85, 143, 135, 167, 170। जो बोरोन है, जब हम बोरोन से एल्युमिनियम की तरफ आते हैं तो साइज़ बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि डी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन होती है, मीन्स जो 3d है वो आ जाता है। आप कहोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 3s और 3p है, 3d तो हमने लिखा नहीं है। तो 3 जब कभी भी थर्ड सब शेल आ जाता है तो उसमें हम d भी लिखते हैं लेकिन हम लिख देते हैं 3d0। तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि एल्युमिनियम का साइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एक शेल जो है या बोल सकते हैं थर्ड शेल की पार्टिसिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और जो थर्ड शेल है वो सेकंड से बड़ा होता है। गैलियम के केस में साइज़ छोटा हो जाता है। अब आप बोलोगे कि गैलियम के केस में तो साइज़ और भी बड़ा होना चाहिए क्योंकि फोर्थ शेल की पार्टिसिपेशन हो रही है। अगर ध्यान से देखो तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। d जो है वो अच्छी स्क्रीनिंग करता है, अच्छी स्क्रीन एक्ट करता है। जब ये अच्छी स्क्रीन एक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, अगर कोई अच्छी स्क्रीन एक्ट करता है तो इट मीन्स कि उसके आगे जो रेडिएशन है वो नहीं जा पाएंगी अगर कोई अच्छी शील्ड एक्ट करता है। लेकिन जो डी है वो पुअर शील्डिंग देता है और एफ जो है वो उससे भी पुअर शील्डिंग देता है। पुअर शील्डिंग का मतलब है कि न्यूक्लियस की जो रेडिएशन है उसके बाद भी उसे क्रॉस करके लास्ट वाले शेल तक प्रॉपरली पड़ रही है। तो डी जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है। इसी वजह से जो न्यूक्लियस की रेडिएशन है या न्यूक्लियस की जो या बोल सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लास्ट शेल को, जो वो अट्रैक्शन है वो प्रॉपर मिलती है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे प्रॉपर अट्रैक्शन मिलती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो साइज़ है वो 167 वो बड़ा हो जाता है। अब हम बोलेंगे कि साइज़ बड़ा क्यों होगा। साइज़ तो फिर वही बात हो कि अगर मान लो
यहाँ पे 3D आया, फिर 4D आया, तो ये तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। अगर ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं तो इट मीन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट वाले शेल को प्रॉपर मिले और साइज़ छोटा हो जाए। लेकिन अब इस केस में हम बोलते हैं साइज़ बड़ा हो गया। ये इस वजह से होता है कि जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 18 यूनिट जो है, मीन्स जो हम बोलते हैं ना कि मैजिक नंबर 18 है, तो 18 यूनिट ये जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज 18 यूनिट इंक्रीज़ हो जाता है। और और इसमें डी सब शेल है वो उसकी भी पार्टिसिपेशन हो रही है। तो जो डी सब शेल की पार्टिसिपेशन है वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हावी हो जाती है। अगर तो न्यूक्लियर चार्ज हावी होगा तो इट मीन्स क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज हावी होगा तो साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर शेल हावी हो जाएंगे तो अल्टीमेटली साइज़ बड़ा होगा। तो अब इस केस में न्यूक्लियर चार्ज 18 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है और 2 डी सब शेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन डी सब शेल जो है, या ये बोल सकते हैं सब शेल ओवरवेट कर जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे, इसी वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर बाकियों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है साइज़ में। अब जब हम टेलुरियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज़ जो है वो सिर्फ 3 पॉइंट ही इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसका आंसर भी यही है क्योंकि इसमें डी एंड एफ सब शेल की पार्टिसिपेशन होती है। जो डी एंड एफ है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। जब कोई पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है तो इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल को उसकी अट्रैक्शन प्रॉपर मिलती है। जब आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्शन प्रॉपर मिलती है तो इट मीन्स साइज़ क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी वजह से अब आप बोलोगे कि ये डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये अपनी तरफ से डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इसमें वेरिएशन ही सिर्फ जो चेंजेस है सिर्फ 3 पॉइंट्स की आ रही हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर ध्यान से देखोगे तो पहले बढ़ी है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ गई, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ गई है। तो अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है। फर्स्ट के लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है भाई? भी जो फर्स्ट है, जो बोरोन है, उसका साइज़ जो है वो छोटा है और छोटा होने के साथ जो है न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसे प्रॉपर मिल रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। एल्युमिनियम के केस में कम हो गई है। एल्युमिनियम का साइज़ बोरोन के कंपैरेटिवली बड़ा है और जितना साइज़ बड़ा होगा उतने इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, उसे निकालना इजी रहेगा। एनर्जी फिर से ज़्यादा लग रही है। तो अब फिर से ज़्यादा क्यों लग रही है? अब यहाँ पे हम अभी बात करके आए हैं कि गैलियम के केस में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ डी की पार्टिसिपेशन हो रही है और डी पुअर शील्डिंग देता है। अगर आपने बस ध्यान में ये रखना है कि जिसका साइज़ होगा छोटा, अगर साइज़ छोटा है तो उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत आएगी। अगर किसी का साइज़ है बड़ा तो उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा इजी। सेकंड, ये बात याद रखो, अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो अट्रैक्शन है वो गुड है या स्ट्रॉन्ग है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। अगर आउटर मोस्ट शेल की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला रहता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक डाटा आ रहा है। ये डाटा क्या शो कर रहा है? इसका मोलर मास है 10, 26, 69, 114, 204। इसका साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जिस रेशो से इसका साइज इंक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन इसका मास ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 167 से 170, यहाँ पे 114 से 204। सीधा ही देखो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। मे बी आई थिंक ये 100 या 90 के लगभग आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी 60 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 35 का आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन साइज बढ़ने के साथ साथ मास भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास जो है वो बढ़ रहा है ज़्यादा। अगर उसकी हम देखें तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसके कंपैरिजनली। इसीलिए हम बोलते हैं कि मास डोमिनेट रहता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। अगर मास डोमिनेट रहेगा, अगर मास इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अगर डाटा को ध्यान से देखें तो ये पता चल रहा है कि बोरोन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एल्युमिनियम, देन गैलियम का कम हो गया, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। तो जो बोरोन है उसका आइसोस्केड्रल स्ट्रक्चर है। आइसोस्केड्रल स्ट्रक्चर का मतलब ये जो हमने बनाया हुआ है। बोरोन जो है अगर ध्यान से देखें तो कहते हैं कि ये 12 कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, 12 कॉर्नर्स पे, ठीक है। और एक जो बोरोन है उसे 5 बोरोन्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उसकी सराउंडिंग में 5 बोरोन पड़े हैं। तो अब अगर इसे नंबर 1 दे दें तो अगर मान लो ये बोरोन है, इसे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो एक के पास 5 पड़े हैं। जब एक के पास 5 पड़े हैं तो इट मीन्स इसकी बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स उसे तोड़ना क्या है, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बोरोन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो आइसोस्केड्रल है, उसके 12 कॉर्नर हैं जिस पे बोरोन पड़ा है, और एक बोरोन के सराउंडिंग में 5 और जो एटम्स हैं वो पड़े हैं जो इक्वल डिस्टेंस में है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम, इनका कम है। इनके कम होने का रीज़न क्या है? इनके कम होने का रीज़न ये है कि ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनका स्ट्रक्चर इनकी तरह नहीं रहता, जैसे ये है ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को उसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। जितना साइज होगा छोटा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसका डाटा क्या आ रहा है कि अगर हम वैसे देखें तो ग्रुप नंबर 2 के कंपैरिजन में ग्रुप नंबर 13 का साइज छोटा रहता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें अलॉन्ग विद द, ये तो हो गया अलॉन्ग विद द पीरियड। अलॉन्ग विद द पीरियड हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन हम अगर डाउन द ग्रुप मूव करें, ऊपर से नीचे की तरफ आए, डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि जब हम टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप नंबर 13 में, तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज जो है वो इंक्रीज होता है। हमने ये बोला है साइज बढ़ रहा है, लेकिन हमने साथ के साथ ये भी बात की है कि इनमें फर्स्ट 2 के बाद अगर हम गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करें तो इनमें डी एंड एफ की पार्टिसिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर डी एंड एफ जो है वो पार्टिसिपेट करता है तो इट मीन्स ये प्योर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, और जिस वजह से जो साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। रूल के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो डी एंड एफ की पार्टिसिपेशन की वजह से जिस रेंज में ये बढ़ने चाहिए वैसे ये बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डी एंड एफ की पार्टिसिपेशन होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इसका साइज ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अट्रैक्शन न्यूक्लियस की प्रॉपर मिल रही है, और इसी वजह से नीचे को आते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो अब आप सोच लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इससे ऑपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे को इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स उसका मेटेलिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब अगर मान लो कि ये हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अगर आउटर मोस्ट शेल को प्रॉपर अट्रैक्शन मिल रही है,
डी सब शेल या एफ सब शेल के केस में, तो अगर उसे प्रॉपर अट्रैक्शन मिल रही है तो इट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल। उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है। तो अब तो इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे को जाते हुए कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हमने पहले बात ये करनी है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे मान लो बोरोन है, इसका नंबर है 5, तो ये बना 2 3। अगर मान लो हमारे पास एल्युमिनियम है, नंबर है 13, तो 2 8 3। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर आप एक लर्न रखो, एक होता है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है कि जब कभी भी डी एंड एफ की पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाती है तो एस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड बनाने में। तो इसी वजह से जो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम है, इनमें जब डी एंड एफ की पार्टिसिपेशन हो जाती है, डी एंड एफ क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, अब मान लो कोई एक केस ले लेते हैं, सपोज एल्युमिनियम के बाद मेरे पास है गैलियम। अब गैलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 3d10 4s2 4p1 3s2 3p6, मान लो ये है, तो ये रहा न्यूक्लियस। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आ गया अब पहले 3s, नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये 3p, फिर आ गया अब ये 3d, फिर आ गया अब ये 4s, फिर आ गया अब ये 4p। तो अब ये d है, ये d है, तो d क्या करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है। जब कोई पुअर शील्डिंग देता है तो इट मीन्स उसकी अट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली उससे आगे वाले शेल तक जाती है, कि उससे आगे वाले शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पूरी जाती है, वो उसे रोकता नहीं है, रोकने का काम नहीं करता। तो जब एस शेल को पूरी अट्रैक्शन मिल रही है न्यूक्लियस से, तो क्या होगा कि ये टाइटली होल्ड किया हुआ होगा, ये टाइटली होल्ड होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से निकलने नहीं देगा। तो यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जब डी एंड एफ पार्टिसिपेट करता है तो जो एस सब शेल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर एस देगा ही नहीं अपने इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे किससे, ओनली पी से। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या चल रही है, 2s2 2p1, तो इसी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, रूल तो है 3 निकालने का, क्योंकि जब जिस जगह से डी आना स्टार्ट हो गया तो एस ने अपने इलेक्ट्रॉन देने बंद कर दिए, अब ओनली पी में से निकलेंगे, वही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसी वजह से गैलियम, इंडियम एंड थैलियम +1 +3 +1 +3 एंड +1 +3 देता है। मोस्टली जो हमारे पास थैलियम है वो +1 स्टेट उसकी मोर स्टेबल स्टेट रहती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी जो है, कि उसी बेसिस पे अब हमने ये बताना है कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब आपने याद रखना है, एक होता है फाजन रूल। फाजन रूल हमें क्या बोलता है, फाजन रूल बोलता है कि जितना साइज होगा छोटा और जितना उसके ऊपर चार्ज होगा ज़्यादा, उतना कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पहली बात। अब बोरोन और एल्युमिनियम का जो साइज है छोटा है, लेकिन नीचे को जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बोरोन का साइज है छोटा, नीचे को जाते हुए साइज इंक्रीज हो रहा है। और चार्ज का मतलब ये होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स +3 +3 +3 +3 +3। अब आपको ये भी पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 से ज़्यादा का कोई रूल नहीं है, ना 3 से ज़्यादा देगा ना 3 से ज़्यादा लेगा। तो अब यही रूल चल रहा है कि जितना साइज छोटा होगा और जितना उस पर चार्ज होगा उतना कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सेकेंडली उसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने पे, दूसरे निकालने पे, तीसरे निकालने पे जो भी एनर्जी लगी, अगर उसका सम जो है वो ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है तो भी वो कोवलेंट बॉन्ड की ही फॉर्मेशन करता है। थर्ड है
कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो में बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है तो भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पहले तो आप ये बात ध्यान में रख लो। तो अब मैंने एक बात बोली है कि उसका चार्ज देखो, अब अगर कोई हायर चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो कोवलेंट होगा, अगर लोअर चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो आयनिक होगा। तो इट मीन्स ये +1 आयनिक, ये +1 +3 ये भी आयनिक, ये मोस्टली आयनिक ही रहते हैं तीनों, गैलियम इंडियम थेलियम, क्योंकि ये +1 स्टेट में मोस्टली रहते हैं। तो ये आयनिक आयनिक आयनिक, ये तीनों आयनिक के केस हैं और इस पे ज़्यादा चार्ज रहता है, इसलिए ये कोवेलेंट का केस है, कोवेलेंट का केस है। नेक्स्ट आता है कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट, कि जब ये ट्राइवेलेंट स्टेट में आ जाते हैं तो इनका ऑक्टेट कभी भी पूरा नहीं होता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता। अब जैसे मान लो BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मैंने ले लिया, अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मुझे क्या पता चलता है कि बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं हम। तो बोरोन का नंबर हमारे पास कितना है, बोरोन का नंबर है 5, ये बन गया 2 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इसकी सराउंडिंग में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं, लगा दिए। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन लगा दिया हमने। अब फ्लोरीन क्या करेगा, 7 है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक अपना दे देगा और एक इसका ले लेगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास 1 2 3 है, तो अब बोरोन ने अपना एक इसे दे दिया और इसका एक ले लिया, तो अगर ये काउंट कर लें टोटल तो ये कितने बन जाते हैं, 6। तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसीलिए इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड रहते हैं। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट ऑलवेज जो है वो लुईस एसिड एक्ट करते हैं, दे ऑलवेज एक्ट एज लुईस एसिड। अब नेक्स्ट इसके बाद है लुईस एसिड एक्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई लुईस एसिड एक्ट करने की ज़रूरत क्या है, ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट भाई कर सकते हैं अगर बोरोन अपनी सराउंडिंग में कितने लगा ले, अगर बोरोन अपनी सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन लगा ले तो इसके 8 पूरे होते हैं। कि अगर मान लो बोरोन के साथ 1 2 3 4 ये लग जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे होंगे। लेकिन ध्यान दो कि बोरोन का नंबर 283 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही पड़े हैं, तो इसीलिए ये 1 2 और 3 ही अपने दे सकता है, इसके पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसे ये बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज कर ले। तो इसके जो टेट्रा ये वाले जो बॉन्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे वो पूछ लो थ्रू